हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पार्ट 1 में 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसका हमने पार्ट 1 क्लियर कर लिया था, जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस देखे थे जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन हमें करने थे। आज इसका हम पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 1 में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो उसी रिस्पॉन्स की मैं उम्मीद पार्ट 2 में भी करूँगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल लगता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आज हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की पार्ट टू शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 का जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, 25th क्वेश्चन, जो कि आपको करना था, आपको इसका आंसर देना था। तो उम्मीद है कि आपको इसका आंसर मिल गया होगा। वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ कि सबसे अधिक ऊष्मीय ऊर्जा होती है हैविंग मैक्सिमम हीट एनर्जी। तो ध्यान रखिए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको: अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रेज एंड साउंड रेज। तो पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें और ध्वनि किरणें। तो इन चारों में जिसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है, देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी मतलब आप कह सकते हैं जो उसकी आपको पता ही है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो होती है आपकी, वो एनर्जी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा उसमें क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा, ऊर्जा उतनी ज़्यादा। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो फ्रीक्वेंसी ध्यान रखिएगा अल्ट्रा वायलेट रेस की। इन चारों ऑप्शंस में अल्ट्रा वायलेट रेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बिकॉज उसकी वेवलेंथ कम होती है। ठीक है, उसकी जो तरंग दैर्घ्य है वो कम होती है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अधिक होती है, जिसकी वजह से अल्ट्रा वायलेट रेस के पास मैक्सिमम हीट एनर्जी होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से, आज का जो 26th क्वेश्चन है पार्ट 2 का, निम्नलिखित में से कौन समस्थानिक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोटोप। तो आइसोटोप कौन से, देखिए आइस एंड वेपर नहीं हो सकता, बर्फ़ और वेपर तो स्टेट हैं दो अलग अलग, एक ही कंपाउंड की दो अलग अलग स्टेट हैं। H2O की दो स्टेट है, आइस और वेपर, बर्फ़ और वाष्प। ऑक्सीजन और ओजोन दोनों कंपाउंड हैं, ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन और ओजोन दोनों ही मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3। हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम, यस, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो यहाँ पर हाइड्रोजन भी एक आइसोटोप माना जाता है। जो H1 होता है ना, वो इट इज़ द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जैसे आप हाइड्रोजन कहते हैं, तो हाइड्रोजन जो है वो H1, उसका जो पहला आइसोटोप है वो H1, जिसको अपन हाइड्रोजन कहते हैं। और ड्यूटेरियम, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम ये क्या हो गए, दो इसके क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं। दो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, तो हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का मैंने यूज़ भी बताया था आपको कि जब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो भारी जल बनाता है, हैवी वाटर D2O बनाता है। ठीक है, और इसका न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो नाभिकीय भट्टी होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, वहाँ पर इसको कूलिंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कूलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पोटेशियम नाइट्रेट को किस नाम से जाना जाता है, व्हाट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट नोन एज। पोटेशियम नाइट्रेट आप सब जानते हैं, पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, KNO3। KNO3 को पोटेशियम नाइट्रेट कहते हैं। और पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है वो सॉल्ट पीटर कहलाता है, उसका जो नाम होता है वो सॉल्ट पीटर, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पोटेशियम नाइट्रेट आपको पता है K+ और नाइट्रोजन, K+ तथा नाइट्रेट आयन और तथा एक आयनिक लवण है ये। ठीक है, ये क्या होता है, एक आयनिक सॉल्ट होता है
जिसमें एक तो नाइट्रेट आयन होता है, NO3 माइनस आयन होता है और एक K प्लस आयन होता है। तो NO3 और K मिलके KNO3 बनाते हैं और इसको सॉल्ट पीटर कहा जाता है। ठीक है, तो इसका नाम ध्यान रखिएगा, सॉल्ट पीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की इकाई है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़। तो देख सकते हैं आप यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फेराड नहीं हो सकती, फेराड जो होती है वो कैपेसिटेंस की होती है। ठीक है, विद्युत धारिता कैपेसिटेंस की, ये किसकी होती है? फेराड तो होती है कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस की होती है विद्युत धारिता जिसे कहते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की होती है ये एम्पियर। आपको पता है करंट जो होता है I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम होता है। तो कूलम्ब पर सेकंड को एम्पियर कहते हैं। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, जो कूलम्ब यूनिट है वो चार्ज की है। तो कूलम्ब अपॉन में जो सेकंड होता है, कूलम्ब पर सेकंड, इसी को क्या कहा जाता है? कूलम्ब पर सेकंड को ही क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है। तो एम्पियर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर से गैस के नियमों पर आ गया। बॉयल का नियम बताता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम और ग्राहम का विसरण नियम क्या था। तो गैसीय नियम क्या क्या होते हैं? बॉयल का नियम क्या कहता है? किसी निश्चित ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ध्यान रखिएगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड सेम अमाउंट ऑफ मास, किसी भी सेम अमाउंट ऑफ मास गैस के लिए, गैस के किसी सेम अमाउंट ऑफ मास के लिए उसका जो वॉल्यूम होता है वो उसके प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, द वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। दिस इज़ कॉल्ड बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स का नियम यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही कर रहा है? दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तत्व का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान जो एटॉमिक मास होता है आपका, एटॉमिक मास जो होता है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। आपको पता है एटम का जो सारा मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है, उसके नाभिक में होता है, और नाभिक में कौन होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कर दो, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो न्यूट्रॉन कितने हैं यहाँ पर? 12 और प्रोटॉन है 10। तो 12 प्लस 10 कितना होता है? 22। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 31st क्वेश्चन। CaOCl2 एक यौगिक, एक कंपाउंड के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है CaOCl2। तो ध्यान रखिएगा, CaOCl2 जो होता है, जैसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं हम। क्या कहते हैं इसको? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो होता है, क्लोराइड जो होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है, और ये सफ़ेद कलर का एक तरह का ठोस पदार्थ होता है, और इसमें क्लोरीन की गंध आती है। क्लोरीन, क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है, क्लोरीन की तीव्र गंध आती है, और इसको पानी के शुद्धिकरण में भी इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ ये किसी भी सब्सटेंस में अगर इसको रंग हटाना है, कलर हटाना है, तो उसको ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी इसको यूज़ किया जाता है। तो CaOCl2 क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है, ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और सबसे पहले इसको 1799 में इसको क्या किया गया था? 1799 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, चार्ल्स टेनेंट के द्वारा। कौन थे निर्माण करने वाले? इनका भी नाम याद रखो, चार्ल्स टेनेंट। चार्ल्स टेनेंट जो थे, ठीक है, चार्ल्स टेनेंट। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, चार्ल्स टेनेंट, TENNANT। चार्ल्स टेनेंट ने 1799 में इसको क्या किया था? इसका निर्माण किया था। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जब प्रकाश की कोई किरण अधिक सघन माध्यम से कम सघन माध्यम में जाती है
तो वह व्हेन अ बीम ऑफ लाइट गोज़ फ्रॉम अ मोर डेंस टू लेस डेंस मीडियम देन इट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी कोई प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक कम सघन माध्यम से या अधिक सघन से कम सघन, तो उसे अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो उसमें दो होते हैं, दो कंडीशंस होती हैं। अगर लाइट अधिक सघन से कम सघन में जाए और कम सघन से अधिक सघन में जाए, तो आप ध्यान रखिए, जब भी लाइट अधिक सघन से कम सघन में जाएगी, यानी कि मोर डेंस से लेस डेंस में जाएगी, तो हमेशा वो नॉर्मल से दूर जाती है, यानी कि टर्न्स अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर लाइट कम से अधिक में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, ये मीडियम आप देख सकते हैं, ये मीडियम डेंसर है, यानी कि ये मोर डेंस मीडियम है, और ये लाइट जो है वो मोर डेंस से लेस डेंस में आ रही है। तो देखो ये नॉर्मल से क्या जा रही है, दूर जा रही है, ये नॉर्मल से दूर जा रही है। पर जब लाइट रेयरर से डेंसर में जाती है, जैसे ये लाइट रेयरर से कहाँ जा रही है, डेंसर में जा रही है, तो रेयरर से जब ये डेंसर में जाती है तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल की तरफ मुड़ रही है, नॉर्मल की तरफ। देखो इसका, ये वाली जो लाइट है इसका नॉर्मल से ये दूर है, और ये वाली जो लाइट है ये नॉर्मल के पास है, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर यानी लेस डेंस से मोर डेंस जा रही है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसे कहते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है, व्हाट न्यूक्लियर फ्यूल डज द सन कंटेन। तो ध्यान रखिए, सूर्य में हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जब हाइड्रोजन से हीलियम बनता है, हाइड्रोजन के दो एटम मिलके जब हीलियम बनाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जो हमारे थ्रू रेडिएशन के थ्रू हमारे पास आती है। तो सन से जो रेडिएशन रेडिएट होकर एनर्जी अर्थ तक आ रही है, ठीक है, तो वो किसके कारण है, हाइड्रोजन से जब हीलियम बनता है। तो व्हाट न्यूक्लियर फ्यूल डज द सन कंटेन। तो सूर्य के पास हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा होती है, तो हाइड्रोजन ये इसका न्यूक्लियर फ्यूल होता है। हाइड्रोजन के दो एटम मिलके हीलियम बनाते हैं। इस क्रिया को नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। तो सन में क्या होता है, सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन दो तरह के होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन, नाभिक का टूटना, और न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब दो नाभिकों का मिलना, ठीक है। तो सूर्य में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन हीलियम बनाता है, उससे एनर्जी रेडिएट होती है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए हाइड्रोजन हीलियम बना रहा है, और हाइड्रोजन जब हीलियम बनाता है तो उसकी एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी फ्री न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में बाहर आती है। और आप देख सकते हैं ये फ्री न्यूट्रॉन्स भी इसमें से निकलते हैं, ये एनर्जी है एक तरह से, तो रेडिएशन के रूप में एनर्जी हमारे अर्थ तक पहुंचती है। तो ये इस पूरी क्रिया को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका, किसकी लाल रुधिर कणिका सबसे छोटी होती है। लाल रुधिर कणिका सबसे छोटी कौन सी होती है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो सैलेमेंडर है, कस्तूरी मृग यानी मस्क डियर है, कस्तूरी मृग यानी मस्क डियर है, और ऊँट कैमल है, और नन ऑफ डीज। तो देखिए सैलेमेंडर जो होता है, सैलेमेंडर की आरबीसीज सबसे बड़ी होती हैं, सबसे बड़ी आरबीसी लगभग 80 माइक्रोमीटर की, ठीक है। सैलेमेंडर की जो होती है ना वो 80 माइक्रोमीटर की होती है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी होती है सैलेमेंडर की, ठीक है। और सबसे छोटी होती है वो हमारे कस्तूरी मृग की होती है, यानी कि मस्क डियर की होती है 1.5 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर सबसे छोटी। ऊँट के बारे में अगर हम बात करें तो ऊँट के अतिरिक्त सभी स्तनधारियों की जो आरबीसीज होती हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, अकेंद्रीय होती हैं, उनमें कोई केंद्रक नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो ऊँट में न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रकीय होती है, जबकि ऊँट के अतिरिक्त जितने भी स्तनधारी हैं, मैमल्स हैं, उनकी आरबीसीज अकेंद्रिकीय यानी कि नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कस्तूरी मृग, ठीक है, मस्क डियर।
अगला क्वेश्चन है हमारा, नॉन स्टिक कुकिंग बर्तन बनाने में किस बहुलक का उपयोग किया जाता है। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं हमारे, जो हम यूज़ करते हैं घरों में, नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किस तरह का, मतलब किस टाइप का, कौन सा बहुलक, कौन सा पॉलीमर यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट है टेफ्लॉन जो है, ठीक है, टेफ्लॉन जो पॉलीमर है वो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। टेफ्लॉन का जो नाम है वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन को टेफ्लॉन कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन को क्या कहा जाता है, टेफ्लॉन कहा जाता है। तो टेफ्लॉन किस में यूज़ होता है, हमारे नॉन स्टिक में यूज़ होता है। और रॉय प्लंकेट ने इसका इन्वेंशन किया था। रॉय प्लंकेट ने 1938 में इसका इन्वेंशन किया था टेफ्लॉन का। ओके, अगला प्रश्न आपका, प्रथम क्लोन भेड़ का नाम था। द फर्स्ट क्लोन शीप वाज नेम्ड। तो क्लोन्ड शीप जो थी वो हमारी थी डॉली। डॉली जो थी सबसे पहली प्रथम क्लोन भेड़ बनाई गई थी, ठीक है। दो अलग 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 स्पीशीज़ की जो शीप ली गई थी और उनकी सेल्स के थ्रू, एक से स्पर्म सेल ली गई थी और एक से अंड कोशिका ली गई थी। दोनों को जब क्लोन उसका क्रॉस करवाया था तब हमें डॉली नाम की एक भेड़ मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, डॉली। ओके, लाइका तो आपको पता ही है, लाइका तो एक डॉग था जो कि सबसे पहले सोवियत एक डॉग था, सोवियत स्पेस डॉग कहते हैं। जो सबसे पहला जानवर जो स्पेस में गया था वो लाइका एक डॉग था। ओके, सोवियत यूनियन में जो स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष यान था उसमें स्पुतनिक 2 में जो सबसे पहले एक एनिमल स्पेस में गया था वो था लाइका। ये देख सकते हैं आप, डॉली है सबसे पहली क्लोन्ड शीप। और इसमें देखिए सबसे पहले इसका जो सेल लिया गया था उसका एक सेल स्पर्म सेल ली गई थी, सेल टेकन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ अ 6 ईयर ओल्ड फिन डॉर्सेट शीप, ठीक है। जो सेल ली गई थी मेमोरी ग्लैंड से, वो फिन डॉर्सेट शीप की जो 6 साल की एक फिन डॉर्सेट शीप होती है उससे ली गई थी एक सेल। और एक सेल ली गई थी स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप, जो कि आपको यहाँ नज़र आ रही है। ये जो काले रंग की जो स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप है, इससे एक्स सेल यानी अंड कोशिका ली गई थी और उससे मिली थी हमारी डॉली। ये आप देख सकते हैं, डॉली फर्स्ट क्लोन शीप है। और ये 5 जुलाई 1996 को पैदा हुई थी अपनी सैरोगेट मदर, जो कि आपको पास में जिसके खड़े नज़र आ रही है, स्कॉटिश ब्लैक फेस सैरोगेट मदर, जो कि स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका जो वाइट, अगर ये क्लोन नहीं होती तो इसका भी जो फेस होता वो ब्लैक होता अपनी मदर की तरह, बट ये क्लोन्ड है इसलिए इसका फेस वाइट है। अगला प्रश्न आपका, पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। तो सभी जानते हैं पेनिसिलिन एंटीबायोटिक होता है और बैक्टीरियल डिसीज़ के क्योर के लिए उसका यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक है। बैक्टीरियल डिसीज़ न्यूमोनिया हुआ, न्यूमोनिया में हम पेनिसिलिन का यूज़ करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। बैक्टीरियल डिसीज़ जो होती हैं एंटीबायोटिक की फॉर्म में इसका यूज़ किया जाता है। तो एज अ एंटीबायोटिक ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, पशुओं में हीमोग्लोबिन जैसा पौधों में कौन सा अणु होता है। जैसे पशुओं में हमारे हीमोग्लोबिन होता है, उसी तरह हमारे पास जैसे पशुओं में हीमोग्लोबिन होता क्या है। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेन करने वाला एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जो आयरन कंटेन करता है और ऑक्सीजन को कैरी करता है ये, ठीक है। इसमें आयरन होता है, इसी के कारण रक्त का कलर लाल होता है हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण, क्योंकि इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजन का करियर है हीमोग्लोबिन। तो जो वर्क हमारे मैमल्स में, हमारे जो पशुओं में, एनिमल सेल्स में हीमोग्लोबिन का है, ठीक है, उसी तरह पौधों में, प्लांट सेल्स में
इसका हीमोग्लोबिन जैसा कौन सा मॉलिक्यूल है, तो वो है साइटोक्रोम। ठीक है, तो साइटोक्रोम बिल्कुल वैसा काम करता है जैसा हीमोग्लोबिन हमारे पशुओं में करता है, एनिमल्स में करता है। अगला प्रश्न आपका, मलेरिया के लिए सबसे अधिक प्रमाणित औषधि, द मोस्ट हाईली प्रूवन ड्रग फॉर मलेरिया इज़, तो अभी इसका चर्चा भी चल रही थी, जो क्यूनिन होता है, क्यूनिन जो है वो सबसे ऑथेंटिक ड्रग होता है, सबसे प्रूवन, हाईली प्रूवन ड्रग है मलेरिया के लिए। और ये 600 बहुत साल 1600s के टाइम में इसका यूज़ हुआ था। ठीक है, तो आपको पता है क्यूनिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मलेरिया के क्योर के लिए। ओके, और इसके जो बहुत सारे सिंथेटिक फॉर्म्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि आज आपको पता ही, आज कोविड-19 का दौर चल रहा है, जो महामारी, जो एक एपिडेमिक चल रही है पूरी दुनिया में, उसी के क्योर के लिए आज इसकी एक सिंथेटिक फॉर्म का भी यूज़ हो रहा था। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट के जो डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, उन्होंने बहुत डिमांड की थी इसकी। तो क्यूनिन का एक सिंथेटिक फॉर्म होती है, क्यूनिन की ही एक सिंथेटिक फॉर्म है, क्यूनिन की एक सिंथेटिक फॉर्म है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो होती है वो कोविड-19 के आजकल ट्रीटमेंट में यूज़ की जा रही थी, और यूनाइटेड स्टेट में काफ़ी इसकी डिमांड थी। ये सिंथेटिक फॉर्म होती है। ठीक है, किसकी सिंथेटिक फॉर्म है ये? क्यूनिन की सिंथेटिक फॉर्म है। ठीक है, एज हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अ मॉडिफिकेशन ऑफ क्यूनिन इज़ बीइंग यूज्ड टू ट्रीट कोविड-19। पर अभी आपको पता है FDA ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट का जो FDA है, फूड एंड ड्रग एसोसिएशन है, उसने इसके जो आपातकाल यूज़ था, इसका जो इमरजेंसी ऑथोराइजेशन था, उसको बैन कर दिया है, और इसको कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए सही नहीं माना गया है। ठीक है, तो FDA ने अभी इसमें रोक लगा दी है। 40वां क्वेश्चन हम देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जे थॉमसन, आपको पता है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्होंने जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया था, और उसके थ्रू उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। और जे थॉमसन ने ही प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, जिसके थ्रू उन्होंने बताया था कि एटम जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स, जिस तरह प्लम में पुडिंग में प्लम नाम की एक मिठाई डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, उसी तरह एक एटम के अंदर सभी इक्वली, सभी जगह यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था। रदरफोर्ड ने, आपको पता है, रदरफोर्ड का जो स्वर्णपत्र प्रयोग था, गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट था, उसके थ्रू प्रोटॉन का पता चला था। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल को सही किया था, जो उन्होंने बोर एटॉमिक मॉडल दिया था। तो जे थॉमसन, रदरफोर्ड और नील्स बोर, ये तीनों ने ही अपने एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किए थे। तो जेम्स चैडविक को श्रेय जाता है किसका? जेम्स चैडविक को श्रेय जाता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने का। तो जेम्स चैडविक इज़ द करेक्ट आंसर ए। अगला प्रश्न आपका आता है टीएनटी। टीएनटी का पूरा नाम, टीएनटी का पूरा नाम क्या है? तो टीएनटी जो होता है एक एक्सप्लोसिव होता है, एक विस्फोटक होता है, पेल येलो कलर का होता है, नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, और इसका नाम होता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। तो ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो है टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, टोलुइन जो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप जानते हैं, एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है टोलुइन। टोलुइन के नाइट्रेशन से ये बनता है टीएनटी, और ये विस्फोटक होता है, एक्सप्लोसिव होता है, पेल येलो कलर का नाइट्रोजन कंपाउंड है ये ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ठीक है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला प्रश्न आता है आपका, प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज फाउंड। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आप जानते ही हैं किस में होती है? 3 तरह के होते हैं हमारे, एक तो होता है हमारा सॉल्यूशन होता है, एक हमारा सस्पेंशन होता है, और एक हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडी विलियन होता है। तो सस्पेंशन और कोलाइडल दोनों ही टिल्डल इफेक्ट को यूज़ करते हैं, टिल्डल इफेक्ट को शो करते हैं, जिसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रकाश का प्रकीर्णन पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है, ये देख सकते हैं यहाँ पर कोलाइडल जो सॉल्यूशन है, इसमें लाइट विजिबल होती है। जैसे मिल्क एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें लाइट का पाथ विजिबल होता है, क्योंकि उसमें जो सॉल्यूट होते हैं, जो विले पार्टिकल्स होते हैं, वो तैर रहे होते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, और उसके चारों तरफ उसमें बिखरे रहते हैं, जिसके कारण लाइट का स्कैटरिंग होती है। सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता। सस्पेंशन में
भी जब तक सॉल्यूट पार्टिकल्स उसमें सस्पेंडेड रहते हैं, जब उसको डिस्टर्ब किया जाता है तो उसमें सस्पेंशन में पार्टिकल्स सस्पेंडेड हो जाते हैं, तो वो लाइट का पाथ शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में किया जाता है? कोबाल्ट 60 आपको पता ही है, कोबाल्ट जो कि 27 नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक मास 59 होता है। 27 नंबर पे कौन आता है? कोबाल्ट, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है? 58 होता है। उसका एक रेडियो आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप है कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, और उसको कैंसर के ट्रीटमेंट में रेडियोथेरेपी जो होती है, कैंसर के पेशेंट को रेडियोथेरेपी जो दी जाती है, उसमें कोबाल्ट 60 का यूज़ होता है। तो कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एलपीजी में क्या होता है? तो एलपीजी आप जानते ही हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, और एक सीएनजी भी होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, एलपीजी जो हमारी भारी होती है वायु से, जिसके कारण ये वायु में जमा हो जाती है और इससे आग लगने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जो हमारे घरों में होती है एलपीजी सिलेंडर्स, उसमें क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, ध्यान रखना, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा भारी होती है। तो ब्यूटेन और प्रोपेन का मिक्सचर इसमें भरा जाता है। अगला प्रश्न आपका आता है, जैविक उत्प्रेरक है बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। तो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में यानी जैविक गतिविधियों में किसी भी रासायनिक क्रिया को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज करने के काम आते हैं या स्लो करने के काम आते हैं। तो ध्यान रखना, हमारे जो जैविक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हमारी जो बॉडी में होते हैं वो एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम जैसे पेप्सिन होता है जो हमारे स्टोमक में होता है, पैनक्रियाज में हमारे ट्रिप्सिन होता है, एमिलेज होता है जो हमारा स्टार्च, जो हैवी स्टार्च पार्टिकल्स होते हैं, हैवी स्टार्च जो होता है उसको वो शुगर में कन्वर्ट करता है। तो एंजाइम हमारे बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, जैविक उत्प्रेरक होते हैं। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सत्य है? तो ट्रू स्टेटमेंट का आपको चयन करना है। इसमें धातु आघात वर्धनीय होते हैं, मेलिएबल होते हैं, बिल्कुल सही है ये तो। ठीक है, नॉट ट्रू, सॉरी, असत्य मतलब फॉल्स को आपको यहाँ पर सही चुनना है। तो धातु आघात वर्धनीय है तो बिल्कुल सही बात है, मेलिएबल होते हैं तभी तो उनकी शीट्स बनाई जाती हैं। डक्टाइल भी होते हैं और साथ में मेलिएबल भी होते हैं। थिन वायर्स बनाना डक्टिलिटी होता है, मेलिएबिलिटी क्या होता है? शीट्स में कन्वर्ट कर देना। धातु सॉलिड बिल्कुल सही है, सिर्फ सोडियम पोटेशियम को छोड़ के धातु सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शंस हैं सोडियम और पोटेशियम, ठीक है, ये सॉफ्ट होते हैं बहुत, चक्कू से भी इनको काट सकते हैं। धातु सोडियम पोटेशियम को छोड़ के सभी धातुएं कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं। धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं? बिल्कुल नहीं, धात्विक ऑक्साइड हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय नहीं होते। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, एसिडिक नेचर के नहीं होते। जैसे आपका सोडियम ऑक्साइड है, Na2O है, तो Na2O का जो नेचर होता है वो एसिडिक नहीं होता, वो होता है बेसिक होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपको पता ही है ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो क्षारीय प्रकृति के होते हैं मेटल्स के ऑक्साइड। ओके, धातु जल से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस बिल्कुल देते हैं। धातु जब भी पानी से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सही नहीं है इसमें। कौन सा, अपन को नॉट करेक्ट स्टेटमेंट को चुनना था, तो सी यहाँ पर करेक्ट नहीं है। तो धात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के नहीं होते, क्षारीय प्रकृति के होते। तो सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आता है, दो समस्थानिक परमाणु का कौन सा गुण भिन्न होता है? कौन सी प्रॉपर्टी समस्थानिक परमाणुओं की सबसे अलग होती है? तो यहाँ सबसे डिफरेंट प्रॉपर्टी को हमने चुनना है। तो देखो, समस्थानिक जो होते हैं, समस्थानिकों की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है कि उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है पर एटॉमिक मास अलग होता है, परमाणु भार अलग होता है। द्रव्यमान एटॉमिक नंबर सेम तो प्रोटोनों के नंबर अपने आप सेम, एटॉमिक नंबर ही प्रोटोन नंबर को बनाता है। तो एटॉमिक नंबर और प्रोटोन नंबर सेम है, और प्रोटोन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। परमाणु भार दोनों ऐसे तत्व जिनका परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं वही समस्थानिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से असत्य कथन है। फिर से फॉल्स स्टेटमेंट को चुनना है आपको। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन आवेश बराबर परंतु विपरीत होता है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं उनमें 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है, परंतु विपरीत प्रकृति का होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन देखते हैं, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है जिसके कारण उसमें कोई चार्ज नहीं होता। सी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, बिल्कुल गलत।
इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा कम होता है, प्रोटॉन थोड़ा भारी होता है, ध्यान रखना, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में थोड़ा सा भारी होता है, जिसके कारण आपको पता है प्रोटॉन जो हमारा कहाँ पर पाया जाता है, नाभिक में पाया जाता है ना, इलेक्ट्रॉन तो चक्कर काटता है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है, जबकि प्रोटॉन में गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न आपका आता है गामा किरणें होती हैं, द गामा रेज आर। तो गामा रेज आपको मैंने बता दिया था पहले भी कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में मिलते हैं तो गामा रेज बनाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी की और हाई पेनिट्रेशन पावर की रेज होती हैं। तो उच्च ऊर्जा युक्त विद्युत चुंबकीय तरंगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से प्रोकैरियोटिक से संबंधित है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दो तरह की सेल्स होती हैं, आपको पता ही है। यूकैरियोटिक जिसमें न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तरह नज़र आती है, और प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिस्टमेटिक नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का इसमें कौन सा एग्जांपल है, तो नीली हरी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये 50 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 50 क्वेश्चंस का सिलसिला कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सीरीज़ में लाऊंगा 100 क्वेश्चंस की। तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए आप, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे, क्योंकि मैं बहुत सारे नए लेक्चर सीरीज़ लेके आने वाला हूँ। और जो हमारे टेरिटोरियल आर्मी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं मैथमेटिक्स की सीरीज़ जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, और रीजनिंग की भी नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।